गाइज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप फ्यूचर में कौन सा करियर लेने वाले हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोग सिर्फ यही कहेंगे कि हम या तो इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, CA, CS या फिर किसी का मकसद हो सकता है गवर्नमेंट जॉब। देखा आपने इन 4 से 5 करियर में स्टार्टिंग में ही इतना कंपटीशन आ गया, लेकिन क्या आप में से कोई मेटियोरोलॉजिस्ट, टी टेस्टर, बी कीपर, ऑडियो इंजीनियर, आर्ट थेरेपिस्ट, एथिकल हैकर, ऑर्नियोथोरोलॉजिस्ट ऐसे करियर्स में जाना चाहिए? देखिए अमूमन आप में से कई लोगों का यही जवाब होगा कि हमें इन करियर्स के बारे में इतना पता ही नहीं है, तो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। 3 इडियट्स जो कि ऑल टाइम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स मूवीज में से एक है, इस मूवी में बार बार एक ही मैसेज दिया गया है कि वही आपको काम करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा काम करो जो कि आपको पसंद हो, अपने पैशन को फॉलो करो। किसी महापुरुष ने कहा है कि सक्सेस का पीछा मत करो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस छक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। लेकिन इस मूवी के रिलीज होने के 12 साल बाद भी आज भी वही कंडीशन है, हम वही गिने चुने ऑप्शंस में ही जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि ज्यादातर लोग इन्हीं करियर्स में जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ हट के करते हैं। लेकिन क्यों आप इन चुनिंदा करियर्स को ही प्रेफर कर रहे हैं और क्यों हम अनकन्वेंशनल या फिर कुछ नया करने से डर रहे हैं? क्या दोष इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है या हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का? जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उन स्कूल्स की, उन कॉलेजेस की या उनमें पढ़ाए जाने वाले तरीकों की, एग्जामिनेशन के सिस्टम की, सिलेबस की। लेकिन असली में दोस्तों ये प्रॉब्लम इस सिस्टम से कई ज्यादा बड़ी है। ये प्रॉब्लम है बेसिकली एक इकोसिस्टम की। क्या आपको पता है कि साल 2021 में एक इंसान ने इंडिया में तकरीबन 5 घंटे एवरेज अपने फोन की स्क्रीन पर बिताए। नेचुरल सी बात है, जब भी आप कोई चीज देखते हो तो आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो और आपके दिमाग पे इस मास मीडिया का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। याद है वो 2005-2010 का टाइम जब आस्था टीवी पे सुबह रामदेव जी का योगा वाला प्रोग्राम आता था। सब लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए और आस्था टीवी की TRP रातों रात बढ़ने लगी। गाइस इसी को कहते हैं एक ट्रेंड जिसे हम सब फॉलो करते हैं। पहले जब हम सब छोटे हुआ करते थे तब 10 बजे तक लगभग टीवी देखते थे और 10 बजे 10:30 बजे तक सो भी जाते थे। 11 बजे मतलब बहुत ज्यादा लेट हो जाता था सोने में। लेकिन आजकल एवरेज एक इंसान 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक सो रहा है और एक इंसान सोने से पहले अपना पूरा टाइम अपनी फोन की स्क्रीन को देखते हुए बिता रहा है। तो क्या इसका रीजन ये है कि हमारे पास स्मार्टफोन आ गया इसलिए हमारी आंखें खराब होती जा रही है? बस एक ट्रेंड है दोस्तों, हम इसका यूज करना अभी तक सही से सीखे नहीं है। इन स्मार्टफोन का जो प्रभाव है वो हमारी जॉब पे भी बहुत ज्यादा पड़ा है। पहले 5 बजे तक जॉब खत्म हो जाती थी, बंदा घर पे आ जाता था, अब अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता था। लेकिन आज एवरेज 7-8 बज जाती है घर पे आते आते और रात को अगर 3-4 बजे भी कॉल आ जाता है तो भी उसको वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है या फिर उस कॉल पे जाना ही पड़ता है। तो एक तरीके से टाइम की तो कोई बाउंड्री ही नहीं रही स्मार्टफोन्स आने के बाद। और अगर हम हमारे न्यूज चैनल्स की बात करें तो मोस्टली हमें क्राइम, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स इन सब की ही न्यूज दिखाई जा रही है। कुछ नया, कुछ हटके तो हमें दिखाया ही नहीं जा रहा, तो हमें उस चीज के बारे में पता कैसे चले? क्या आपको मालूम है पिछले 2 सालों में इंडिया में कई लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस प्राइजेस जीते हैं? क्या आपको शौनक सेन की उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पता है जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था कैंस फिल्म फेस्टिवल में? नहीं ना? क्यों? क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई मीडिया में। लेकिन बात हुई है ऐश्वर्या और दीपिका ने कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पे कौन सी ड्रेस पहनी थी। इसी साल गीतांजलि श्री को एक प्रेस्टिजियस बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया था जो कि उन्हें उनकी नॉवल रेत समाधि के लिए मिला था। ये इंग्लिश में थॉन्ग ऑफ सैंड के नाम से भी फेमस है, जो कि डेजी रॉकवेल के द्वारा ट्रांसलेट की गई है। बुकर्स प्राइज में लिस्ट होने वाली ये पहली नॉवल थी। इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता 4th ऐसी इंडियन बनी जिन्होंने रामानुजन प्राइज जीता। बात है 2021। क्या आपको इनके इंटरव्यू टीवी पे देखने को मिले थे? नहीं ना? फिल्म्स में भी अगर आपने नोटिस किया हो तो या तो हीरो को हम बिजनेसमैन के रूप में देखेंगे, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या किसी किसी केस में गैंगस्टर भी बना देते हैं। लेकिन कुछ नए करियर्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। आखिर कैसे ये यूथ इन नए करियर्स को जान पाएगा? जानेगा नहीं तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। ऑर्नियोथोरोलॉजिस्ट, बी कीपर, सितार प्लेयर, क्या आपने किसी हीरो को सितार बजाते हुए देखा है किसी मूवी में? नहीं ना? अगर हम बात करें सोशल मीडिया की जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम, तो इन पे भी एक पूरा का पूरा एल्गोरिथम चलता है। जो आप सर्च करते हो गूगल पे वही चीजें आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के अपने इंस्टाग्राम हैंडल या फिर फेसबुक पे दिखाई देती है। तो बेसिकली आप एक जाल में ही फंसे हुए हो, आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है देखने को। और एक और बाउंड्री है जो कि आपके पेरेंट्स आप पे जो कहते हैं कि हम ही सही हैं बाकी सब गलत है। व्हाट्सएप पे वो इमोशनल फॉरवर्ड्स तो देखे ही होंगे ना,
अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली के रिलेटेड। ऐसी सोसाइटी में आप अपने पेरेंट्स से डिसएग्री तो कर ही नहीं सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बदतमीज या फिर संस्कारी ना होने का लेबल लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स समझदार और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान ही हो। कई पेरेंट्स तो अपने आप को अथॉरिटी फिगर समझ लेते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। पेरेंट्स अपने बच्चों को पनिश करते हैं, मारते पीटते हैं और उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वो किसी भी बात पर डिसएग्री कर ही नहीं पाए। इनको लगता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से इनका बच्चा बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनेगा। लेकिन एक्चुअल में ये चीजें सच नहीं है। इनफैक्ट एक रिसर्च में पाया गया था कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती है वो बच्चे का सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा कम कर देती है और उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। पेरेंट्स मानते हैं कि हम हमारे बेटे को तो इंजीनियर ही बनाएंगे और बेटी को डॉक्टर। ऐसा सुन करके कोई बच्चा जिसका सेल्फ स्टीम बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है वो कोई भी सवाल कर ही नहीं पाता। और ऐसे बच्चों का अनकन्वेंशनल करियर चुनने का कोई रास्ता खुला ही नहीं होता है, वो ऐसा सोचते भी नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारे जमाने में डॉक्टर और इंजीनियर्स ही अच्छे हुआ करते थे, तो यही आज के टाइम पे भी सही करियर ऑप्शन है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में ही आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइज होने के 30 साल बाद आज भी गवर्नमेंट जॉब्स टॉप पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स की बात करूं तो पिछले 8 सालों में 8 लाख सीट्स के लिए 22 करोड़ एप्लीकेशंस आई थी। ये रेशियो है 1:300 का। मतलब कि आप एक ऐसी रेस में भाग रहे हो जिसमें स्टार्टिंग लाइन पे ही 300 लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो कोई भी चांसेस नहीं है कि आप सेकंड आओगे। आपको फर्स्ट आना है तभी वो सीट आपको मिलेगी। और इन्हीं हालातों की वजह से एक स्टूडेंट पहले ही डर जाता है कुछ नया करने से, और वो वही करना चाहता है जो बाकी लोग कर रहे हैं। क्या आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहोगे, जो कि वन ऑफ द टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में से है इंडिया के? लेकिन आपने इसके बारे में कहीं पे सुना नहीं होगा, आप तो बस IIT में जाना चाहोगे क्योंकि वो सब कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा जो इस इंस्टीट्यूट से पास आउट होता है उसका एवरेज पैकेज 20 से 25 लाख रुपए तक का होता है। और अगर स्कूल्स की बात करूं तो इंडियन एजुकेशन स्कूल्स इस तरीके की है कि आपको टीचर्स की हर बात माननी होगी। ऐसे कई वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें टीचर्स बच्चों को मारते हुए पाए गए हैं। अगर टीचर्स की माने तो आपको हमेशा चुप रहना होगा, ज्यादा हल्ला करना नहीं होगा, सबको सेम तरीके की ड्रेस पहननी होगी। अगर गर्ल्स के लंबे बाल है तो उन्हें पोनी टेल्स रखनी होगी, और बॉयज के बाल हमेशा कटे हुए होने चाहिए। बच्चे इस होड़ में होते हैं कि हमें तो मॉनिटर बनना है, और मॉनिटर बन करके हम सबको डिसिप्लिन सिखाएंगे। लेकिन चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कूल है, टीचर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है स्कूल के करिकुलम की। स्कूल्स में कहीं पर भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है जिसमें अलग अलग करियर्स के बारे में बताया गया हो, अलग अलग करियर्स को डिफाइन किया गया हो, उन्हें समझाया गया हो बेहतर तरीके से। स्कूल्स के करिकुलम में कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग है कि हम कौन सा करियर चुने, कौन सा करियर हमारे लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सॉल्यूशंस की। देखिए, सोशल मीडिया को आपको स्मार्टली यूज करना सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे उस वीडियो को ज्यादा मत देखिए जो कि वायरल हो रहा है, राइट? आपको उन वीडियोस को देखना पड़ेगा और खुद से उनमें दिमाग लगा करके सर्च करना पड़ेगा कि अलग अलग करियर्स कौन से हैं। आपको बेसिकली अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने सर्चेस को देखना होगा। क्या चीज सही है जो कि मैं सर्च करूं, किस तरीके से सर्च करूं जो कि चीज मुझे फायदा पहुंचाए। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं व्हाट आर द न्यू करियर्स इन यूएस, और इस सर्च के अंदर भी आपको उन वेबसाइट्स को देखना होगा जो कि एक्चुअल रिजल्ट दे रही है आपको। बेसिकली आपको 4-5 वेबसाइट्स को खोलना होगा न्यू टैब में, और इनमें से जो चीजें कॉमन आ रही है उन पर आपको और ज्यादा अपनी रिसर्च को बढ़ाना होगा। थोड़ा सा इनिशिएटिव हमें खुद भी उठाना पड़ेगा जहां हम खुद पर ध्यान दें। नेशनल ज्योग्राफी की वीडियोस देखो जहां पैलियोंटोलॉजिस्ट के ऊपर कैसे डायनासोर्स की डिस्कवरी हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट की वीडियोस देखो जहाँ वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से राखी गढ़ी एक्सकेवेशन साइट की डिस्कवरी हुई थी। बात करें नेटफ्लिक्स की तो वहां पर वो वीडियोस मत देखो जो कि टॉप पे जा रही है, जो कि ट्रेंडिंग पे जा रही है। ऐसी मूवीज को देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है, जबकि आपको देखना चाहिए उन वीडियोस को जो कि थोड़ी सी हटके है। ऐसे कई सारे पॉपुलर शोज है नेटफ्लिक्स, जैसे आप देख सकते हो उन डॉक्यूमेंट्रीज को जो कि इकोलॉजी पर है, आवर प्लेनेट, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, स्पेस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कोडिंग, और ऐसी कई सारी वीडियोस, ऐसी कई सारी डॉक्यूमेंट्री जो कि बेसिकली कोडिंग पे हो सकती है, कुछ नया करियर पे हो सकती है। और ऐसे कई सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस या शोज आपको मिल जाएंगे जो कि कुछ हटके जो यूट्यूबर्स है ना वो चला रहे हैं, जैसे कि हो गए ध्रुव राठी, जैसे हो गए रणवीर अलावादिया, जैसे हो गई संदीप महेश्वरी। इन शोज में बेसिकली ये ऐसे लोगों को इन्वाइट करते हैं जो कि कुछ अनकन्वेंशनल करियर्स के थ्रू आगे बढ़े हैं। आप देख सकते हैं उनकी बायोग्राफी, आप देख सकते हैं उनका वो वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप पर काम किया, कैसे उन्होंने ये करियर को बेसिकली फाइंड आउट किया।
और इस तरीके से आप कुछ नया सीख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे थम्स अप जरूर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि किस तरीके के वीडियो आपको आगे देखना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।